हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जल्दी से फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और इस फिजिक्स के प्रवाह बैच को शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रवाह बैच का हर एक क्लास आपको टॉपर तक पहुंचाएगा। ऐसा आप लोगों को जीरो से लेकर के पूरे टॉप लेवल तक के कॉन्सेप्ट इस बैच में आपको सिखाया जाएगा। आप जैसा कि जानते भी हो, है ना। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख चुके थे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है ना। हम जिस क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जिस क्लास के फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसमें कितने प्रकार के फिजिक्स हैं। ठीक है ना। वो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से जान लिए थे, है ना। वहां मैंने आपको बता दिया था कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स कितने प्रकार के हैं यहाँ, जिसको हमें अच्छे से सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है ना भाई। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया था। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसी क्लास को देखिए। ठीक है ना। उस क्लास का वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर इस क्लास को देखेंगे ना, फिर आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर और पहला यूनिट। ठीक है भाई। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा है पहला, और यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट का नाम क्या है भाई? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है भाई। मैं आप लोगों को ना बहुत ही आराम से हर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। हम लोग आराम से एकदम अच्छे से फिजिक्स को ना पूरे एकदम मक्खन की तरीके से समझेंगे, है ना भाई। ये हमारे यूनिट का नाम है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये अध्याय 1 है, अध्याय 1, और चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तथा क्षेत्र, है ना भाई। जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कह सकते हैं, है ना भाई। और यहाँ स्थिर वैद्युतिकी जो है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। समझना है कि नहीं? ये हमारा यूनिट है। हर एक चीजों को हम लोग सीखेंगे, एक शब्दों का मतलब समझेंगे। जो हमारे यूनिट का जो नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इसका क्या मतलब है। ऐसे हम डायरेक्ट आपको सारी चीजें बताने नहीं ना चाहेंगे। आपको मैंने क्या कहा, मैं आपको छोटे छोटे बेसिक से बेसिक जितने कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि जो आप लोगों का टारगेट है ना कि भाई फिजिक्स में 100 में 100 तो आना ही आना चाहिए। ठीक है। जो आप लोगों ने सपना लिया है कि इस बार स्टेट टॉप करना है, तो भाई आपके सपने को साकार करना हम दोनों की जिम्मेदारी है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं आपको बेहतर से बेहतर जो भी होगा आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान, सबसे पहले हम यूनिट को ही देख लेते हैं। चैप्टर का नाम तो ये है, यूनिट ये है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। अगर हम इसको देखें स्थिर, अगर हिंदी को मतलब मैं देखूं तो स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। मतलब ये यूनिट आपको क्या बताना चाह रहा है, सबसे पहले हम ये जान ले। हम जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें ये पता होना चाहिए ना, तभी तो आप चैप्टर को अच्छे समझ पाओगे ना। तो ये यूनिट ही बताएगा कि भाई आप जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हो उसमें आप क्या चीज पढ़ोगे, किसके बारे में पढ़ोगे, ये सारी चीज जो भी आपको पता चलेगा वो कौन बताएगा? ये आपका यूनिट ही बताएगा, है ना। तो एक एक चीजों को बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है ना भाई। तो स्थिर का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ, है ना, रुका हुआ। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। ठीक है ना। रुका हुआ आवेश, ये चीज है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस देखो हिंदी का मतलब तो ये हुआ, थोड़ा सा जो इंग्लिश है
इसका भी मतलब समझ लेते हैं भाई। तो इलेक्ट्रो देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, चार्ज। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है भाई। हाँ ये चीजें हैं। तो जो बात मतलब चार्ज एट रेस्ट मतलब रुका हुआ आवेश, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या हुआ भाई कि इस यूनिट के अंदर हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ वही आवेश जिसको आपने कक्षा 10 में जाना था, पहचाना था, और आपको वहां पर बताया भी गया था कि आवेश क्या होता है। लेकिन अगर आपको आवेश वहां पे परिभाषा रटता है ना तो घबराओ नहीं, मैं आवेश को पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ बताऊंगा, समझाऊंगा कि आवेश क्या होते हैं। कह रहा है कि जो आवेश है ना यहाँ इस यूनिट में क्या होगा भाई, रुका हुआ होगा, और रुके हुए आवेश का ही हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से पूरा पुर्जा पुर्जा इसके मतलब अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो ये क्या क्या कर सकता है, इसके अंदर कौन कौन से गुण मौजूद हैं, इनके द्वारा हम कौन से कार्य कर सकते हैं, ये सारे के सारे चीज हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये सारी चीज यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे कह सकते हो तो ये बात समझ में आया कि रुके हुए आवेश का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा अगर इसको हम परिभाषा के तौर पे जाने तो आप ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, या आप ऐसे कहो कि भौतिक विज्ञान, ठीक है ना भाई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। समझ में आया ना? बिल्कुल। तो ये आपका स्थिर वैद्युतिकी हो गया। मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लिख दे रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बस देखो यही है चीजें, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये सारी चीजें यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना? बिल्कुल। चलिए फटाफट इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमने यहाँ क्या यूनिट हमारा क्या होता है भाई कि रुका हुआ आवेश होगा जिसका हमें क्या करना है, इस पूरे यूनिट में अच्छे से सीखना है, अध्ययन करना है ना भाई? तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे आवेश की कि आवेश क्या होता है, जिसे आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है। अगर आवेश को अच्छे से समझना है, ठीक है, तो उससे पहले आप द्रव्यमान समझ लो। क्या समझ लो? द्रव्यमान जिसे हम मास कहते हैं, है ना भाई? ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं द्रव्यमान और आवेश ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही परिभाषित हैं, मतलब इन दोनों की परिभाषाएं सिमिलर है, मिलते जुलते ही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि द्रव्यमान किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि सर वजन को हम द्रव्यमान कहते हैं। ये बिल्कुल आप सही हो, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई द्रव्यमान क्या है, बता सकते हो क्या? ठीक है,
तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा भाई, मैं आपको एक एक चीज आपको समझाऊंगा। देखो भाई, द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी सारे वस्तुएं हैं उनका मूलभूत गुण है, वस्तुओं का, द्रव्यमान जो होता है वस्तुओं का मूलभूत गुण होता है, मूलभूत गुण। ये मूलभूत गुण का मतलब क्या होता है, मूलभूत कह सकते हो या मौलिक गुण कह सकते हो, दोनों बात एक ही है, मौलिक गुण है। समझ में आया कि नहीं भाई? अब ये मूलभूत क्या होता है भाई, ये कौन सा भला आ गया भाई, क्या हमने तो यही सुना था मूलभूत, कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, मूलभूत का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वस्तु बन रहा था वैसे वैसे द्रव्यमान भी उसमें आ रहा था। जैसे मान लीजिए ये चाक है, ठीक है ना, इस चाक को जैसे जैसे बनाया जा रहा होगा इसमें द्रव्यमान समाया जा रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मतलब वस्तु के साथ द्रव्यमान भी, वस्तु आया तो उसके साथ द्रव्यमान भी आया। ऐसा नहीं कि द्रव्यमान इसमें बाद में डाला गया, नहीं भाई, जब ये चाक बन रहा था तभी इसके अंदर द्रव्यमान आ रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब हुआ, मूलभूत या मौलिक का मतलब ये हुआ कि वस्तु के साथ ही उसमें वो मिला होता है, मौजूद होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ना हो कि इसको बाद में आप डाल दो, ना ना, ऐसा नहीं होता है, उसे ही आप मौलिक गुण कहते हैं। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हमारी शरीर जो है जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे वजन बीच में बढ़ता गया। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं ना था कि हमारा शरीर पहले बढ़ गया फिर इसमें वजन डाल दिया गया, ऐसा थोड़ी ना है भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे वो शरीर बना ऐसे वैसे ही उसमें द्रव्यमान समाता गया, समाता गया, समाता गया। तो नायक, तो कहने का मतलब हुआ कि वस्तु के निर्माण के साथ जो चीज पहले से मौजूद होता है उसी को हम मूलभूत या मौलिक गुण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये द्रव्यमान को समझ में आ गया, द्रव्यमान क्या होता है भाई? तो अगर मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान क्या होता है, ये तो बात पता चलेगा कि द्रव्यमान हर एक वस्तु का मूलभूत गुण होता है, ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है ना भाई? ठीक है भाई। द्रव्यमान से क्या होता है भाई? तो हम द्रव्यमान से एक चीज का महसूस कर सकते हैं, ठीक है, या उत्पन्न कर सकते हैं, किसके द्वारा? द्रव्यमान के द्वारा ही। अगर द्रव्यमान नहीं है तो हम ना तो महसूस कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। सर ये क्या चीज है? किस चीज को हम बिना द्रव्यमान के ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही महसूस कर सकते हैं? तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना भाई? क्या है वो चीज? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या भाई? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना भाई? जिन वस्तुओं में, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, ठीक है, वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण को, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो या आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में केवल और केवल आकर्षण बल। दो द्रव्यमान, ध्यान सुनना, दो द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच सदैव आकर्षण बल कार्यरत होता है या कार्य करता है। आकर्षण बल लगता है और इसी आकर्षण बल को द्रव्यमान, अरे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। समझना है नहीं? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। भाई किनके बीच में आकर्षण होता है? कह रहा है कि दो द्रव्यमान वाले वस्तु हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक बल काम करता है। समझना है नहीं? और उसी
कहते हैं और आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? और जिस वस्तु में मान लो ये वस्तु है और इस वस्तु में द्रव्यमान है, क्या भाई द्रव्यमान है, तो ये वस्तु गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न कर सकता है और ये महसूस भी कर सकता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो बाबू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अगर मैं आपको ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो और एक कोई कण ले लो, बड़ा सा कोई कण ले लो जो आपको हाथ में आए, आप दोनों को एक साथ गिराओगे तो जल्दी कौन गिरेगा? तो आप कहोगे सर कण जल्दी गिरेगा कागज की अपेक्षा, कागज की तुलना में कागज लेट गिरेगा और कण जल्दी गिर जाएगा। मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हुआ? कण जल्दी गिर गया और कागज बहुत देर के बाद या कुछ समय के बाद गिरा। तो आप कहोगे सर कण में वजन अधिक था और कागज में वजन कम था, इस नाते कण जल्दी गिर गया और कागज जल्दी नहीं गिरा। समझाया नहीं? वही बाबू वही चीज तो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई जिनमें वजन होता है उनके बीच देखो धरती में बहुत ज्यादा वजन है, तो जिसमें जितना ज्यादा वजन रहेगा, जितना ज्यादा, ठीक है, उसमें उतना ही अधिक आकर्षण या खींचने की ताकत होती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कण और धरती, इन दोनों को अगर हम मुकाबला करें तो धरती कण की अपेक्षा क्या बहुत ही विशाल है, ठीक है ना? तो जो जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा वही उसे कमजोर द्रव्यमान को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है ना भाई? तो द्रव्यमान वाली वस्तु ही गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न कर सकता है और महसूस भी कर सकता है। तो अगर आपसे द्रव्यमान कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप यही कहोगे कि द्रव्यमान वस्तुओं का मूलभूत या मौलिक गुण होता है। द्रव्यमान देखो परिभाषा कैसे लिखना है? द्रव्यमान वस्तुओं का मूलभूत गुण या मौलिक गुण होता है, ठीक है, जिसके द्वारा, यहां पर लिखिए ऐसे कि जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। समझ आया कि ये आपका द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान एकदम अच्छे समझ में आ गया ना कि द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है ना? सेम ऐसे ही आवेश भी होता है, ठीक है ना? आवेश भी क्या है? तो वस्तुओं का मूलभूत गुण है। वस्तुओं का क्या है? मूलभूत गुण है। वस्तुओं का मूलभूत या मौलिक गुण है, या मौलिक, ये परिभाषाएं मौलिक एकदम ऐसे ही आपको नोट्स बनाना, मौलिक गुण है। तो मैं बिल्कुल ये चीजें हैं जिसके द्वारा, अच्छा जी अब ये क्या कर सकता है? मतलब जिन वस्तुओं में आवेश होते हैं वे क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे समझ में आया कि जिनमें द्रव्यमान होगा वो गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न कर सकता है और महसूस भी कर सकता है ना भाई? लेकिन जिनमें आवेश होता है वो क्या कर सकता है भाई? तो वो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या महसूस कर सकता है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? यही आपका क्या है? आवेश है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि द्रव्यमान और ग्रेविटी ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ क्या कि द्रव्यमान जितना अनुक्रमानुपाती, मतलब जानते हो भाई कि एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़े, ये होता है अनुक्रमानुपाती। मतलब m को बढ़ाओ तो g भी बढ़े, m को घटाओ तो g भी घटे, ये अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वस्तु में द्रव्यमान अगर अधिक है तो ग्रेविटी भी अधिक लगेगा, खींचने की भी ताकत ज्यादा होगा, और वस्तु में अगर द्रव्यमान की कमी है तो ग्रेविटी भी क्या होगा, कम लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से द्रव्यमान क्या होता है, आवेश क्या होता है, ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, यहां तक सब कुछ। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा नोट की बात कर लेते हैं। नोट पहला, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज हो गया। दूसरा, आवेश को क्यों या कैपिटल क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना भाई? बिल्कुल। अब कूलाम ने अगला चीज है, कूलाम ने अपने सिद्धांतों में यह बताया है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगते हैं। इन्हीं बल को कूलाम बल कहते हैं। समझाया क्या हमने बताया कि जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद कूलाम ने अपने सिद्धांतों में यह बताया है कि दो आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगते हैं। इन्हीं बल को हम लोग कूलाम बल कहते हैं। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण किनके बीच में लगता है, किन आवेशों के बीच में, ये सारी चीजें अब हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ब्रेक करेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे हम धीरे धीरे, अभी ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम लोग पूरे क्लास को थोड़ा सा लंबे समय तक अभी करेंगे। ठीक है? ताकि आप लोगों को अच्छे से पूरी क्लास की वो चीजें मिल सके, है भाई? तो अगर आप लोगों को ये पूरा क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और हौसला जरूर बढ़ाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।